फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो आज के टाइम में कहता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। कहता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे देश की बाउंड्रीज होती है हम उनको क्रॉस कर दे हैं। मतलब जो परचेजिंग सेलिंग होती है ना गुड्स वगैरह की, सर्विसेज वगैरह की, वो किसी डोमेस्टिक बाउंड्री में ना होकर के उसको क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, कहते हैं कि आज के टाइम में जो भाई क्रॉस बॉर्डर बैरियर्स वगैरह हैं वो हटते जा रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, एक देश दूसरे देश में पैसे लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे काजेज हो गए हैं। हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन मोड वगैरह भी इतना डेवलप हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, तो जो अलग अलग देशों के बीच की डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। तो इस अगर हमसे पूछे कोई इंटरनेशनल बिजनेस क्या है तो वो है जो कंसर्न करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। किस किस का? टेक्नोलॉजी का, किसका? इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग वगैरह का। तो देखो क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आती है जाती है, मतलब जब कोई वुली ऑन सब्सिडी पार्टली ऑन सब्सिडी एस्टेब्लिश करता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स करता है, किसकी वजह से कोई टेक्नोलॉजी वगैरह को बेच दे। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज वगैरह होती हैं। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में, क्योंकि कोई भी देश ऐसा तो है नहीं भी हर चीज़ बना सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए वो दूसरे देशों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इसको प्रमोट करने में ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जो लिंक करता है एक इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ। मतलब फ्री ट्रेड होना, फ्री मोबिलिटी होना कैपिटल की, फ्री लेबर की मोबिलिटी होना। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना वो ओपन कर देता है इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हटा देता है। इसके लिए ऊपर डिटेल चैप्टर भी है ग्लोबलाइजेशन का जो हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात आती है जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक अंकटाड है, WTO, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते जा रहे हैं। कहते हैं कि पहले टाइम में क्या होता था, जब इंटरनेशनल ट्रेड था ना वो सिर्फ लिमिटेड था। पहली फेज में तो सिर्फ ट्रेडिंग होती थी गुड्स वगैरह की, सर्विसेज वगैरह की, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। लेकिन बाद में ये है ना हमने इन्वेस्टमेंट मोड के रूप में भी वाइड अप कर दिया, इन्वेस्टमेंट मोड के रूप में भी ये ना एक्सपेंड हो गया। मतलब ऐसा क्यों हुआ? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव हो गया, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हो गया, चीप लेबर रिसोर्सेज की फैसिलिटी मिलना, लेबर इनपुट्स, रॉ मटेरियल वगैरह हम इनकी भी एडवांटेजेस ले सकते थे। ठीक है, फिर आता है डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की भाई इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर करता है वो सारे बिजनेस एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, रिसोर्सेज का, दो या दो से अधिक नेशंस के बीच में, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिसोर्सेज वगैरह की, उसमें कैपिटल, स्किल्स, पीपल, ये सब आ जाते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि इसके क्या फीचर है, तो देखो इंटीग्रेट करता है जो हमारा देश होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ओपन कर देता है इकोनॉमी को। फॉरेन कैपिटल आए, फॉरेन टेक्नोलॉजी आए, फॉरेन कंपटीशन है उसको हम फेस कर पाएँ। ठीक है, फ्री वर्ल्ड ट्रेड विद लिबराइज अप्रोच टुवर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूव। लिबराइज होती है बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ओपन जो अप्रोच होती है उसको ये प्रमोट करता है, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाता है। मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको एक्सपेंड करता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो एक से ज़्यादा देशों में अपना व्यापार वगैरह करती हैं। इसके और कुछ फीचर्स एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। देखो फ्री ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि लिबरल पॉलिसी अपनाई जाती है, जितने भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। फ्री मूवमेंट होता है कैपिटल का, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो क्या करता है कि भाई डोमेस्टिक इकोनॉमी को ओपन कर देता है कि भाई यहाँ फॉरेन कैपिटल आए, इन्वेस्टमेंट आए, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको हटाया जाए। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, लेबर भी अब है ना दूसरे देशों में जा सकती है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के जो रूल्स होते हैं उनको बहुत सिंपल कर दिया जाता है, कोई भी हमारे देश में आकर काम कर सकता है या हमारे देश से कोई भी एम्प्लॉय दूसरे देश में जाकर लेबर काम कर सकती है। ठीक है, जो हायरिंग होता है ना फॉरेन टेक्नीशियन, टेक्नोक्राट्स की लेबर, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो इससे क्या कह सकते हैं, हमारे जो दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती है। अब बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड की क्या टाइप्स हैं, या बोल सकते हैं क्या अप्रोचेज हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड जो इंटरनेशनल बिजनेस उसकी क्या फॉर्म्स है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। देखो मेन टाइप ने इसने बता रखा है भाई इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड में तो क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना वो इंक्लूड होता है। कहता है कि इस टाइप में ना जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है, जो इसका सरप्लस प्रोडक्शन होता है ना दूसरे देशों को, मतलब कि भाई इसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, फिर उसके बाद अपने देश में जो एक्स्ट्रा
प्रोडक्शन बच जाता है वही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट वगैरह कर देते हैं। तो जो एक्सपोर्ट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, काउंटर ट्रेड भी हो सकता है। डायरेक्ट में तो क्या होगा, डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है ना वो खुद एंड यूजर्स को अपना सामान बेचता है बिना किसी इंटरमीडिएट्स के आते, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, लाइक मिडल मैन, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स वगैरह, और उनकी हेल्प से जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। और काउंटर ट्रेड क्या होता है भाई, इस एग्रीमेंट पे सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। भाई अगर मैं तेरे देश से इंपोर्ट कर रहा हूँ सामान तो तेरे को मेरे देश से भी उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होते हैं जब, ठीक है। कंडीशन होती है कि अदर कंट्री भी इंपोर्ट करेगी प्रोडक्ट को सेम वैल्यू का उसी कंट्री से। अब बात आती है दूसरे टाइप से, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होना या ज्वाइंट वेंचर होना। कहते हैं कि जो पेरेंट कंपनी होती है ना वो लगा लो टेक्नोलॉजी उसने बहुत अच्छी बना ली रिसर्च वगैरह करके, कई बार वो क्या करते हैं टेक्नोलॉजी को बेच देती है ताकि जो उसने रिसर्च डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस किए थे वो कमा सके, वापस ले सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। कई बार जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी को इसलिए भी कोलैबोरेट करके चलती है, कई बार उसके पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करती है कोलैबोरेशन कर लेती है, ज्वाइंट वेंचर वगैरह एस्टैब्लिश कर लेती है, वो टेक्नोलॉजी देती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा बिजनेस है दूसरे देश का वो पैसे लगाता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ये क्या होती है कि जब देखो ट्रेडिंग हो गई, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी हो गई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में जो एफडीआई वगैरह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह का हेल्प लेता है। जब मतलब जो बिजनेस है ना वो खुद की वुल्ली आउट या पार्टली आउट सब्सिडरी वगैरह को एस्टैब्लिश करके चलते हैं या मर्जर एक्विजिशन वगैरह भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी अप्रोच होती है जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इसने यहाँ पे बता भी रखा है मर्जर मतलब जो वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में मिल जाता है या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर ले दूसरे देश के। स्ट्रेटेजिक अलायंस जब वो ना वो कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को कि अलायंस बनाकर, कैसे कि भाई वो कुछ स्पेसिफिक गोल वगैरह अचीव करना चाहते हैं लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं वो अलायंस वगैरह बना लेते हैं। अब बात आती है इसका प्रोसेस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, तो जो हमने इसके टाइप पढ़े हुए उन्हीं में ही हम बांट सकते हैं इसकी स्टेजेस को। भाई पहले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेज होती है जिसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जो उनके खुद के एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू भेज दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि भाई में इंटरमीडिएट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो डोमेस्टिक बिजनेस यूनिट्स होती है वैसे इंपोर्ट वगैरह भी करती है, जो भी उसे रॉ मटेरियल वगैरह की जरूरत होती है दूसरे देशों से। जो बिजनेस यूनिट होती है वो उन कंपोनेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देके चलती है दूसरे देशों से जिसकी उसे ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और इसके देश में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं यहाँ तो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज क्या है भाई हमारे जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसकी कि जो बिजनेस है ना वो एस्टैब्लिश करके चलता है सेपरेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट, जो स्पेशलाइज स्टाफ होता है उसको रिक्रूट करता है और उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज देता है ताकि भाई वो सब अच्छे से मेंटेन हो। दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन या ज्वाइंट वेंचर, जो साइज होता है ना बिजनेस का, ठीक है। इन द फॉरेन नेशनल एक्सपेंड मतलब भाई हम एक्सपेंड करके चलते हैं हमारे बिजनेस को दूसरे देशों में, तो जो बिजनेस यूनिट होती है उसे प्रॉब्लम आती है फेस करने में जो भी फॉरेन बिजनेस होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट सुटेबल नहीं होता अकेला कि वो पूरे को मेंटेन कर पाए। इसलिए क्या करती है जो हमारी पेरेंट कंपनी होती है ना वो ना ज्वाइंट वेंचर बना लेती है ताकि भाई जो भी पैसे वगैरह की कमी है वो दूसरे देशों से पूरी की जा सके, या टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन कर देती है भाई फ्रेंचाइजी वगैरह उसको अधिकार दे देती है, लाइसेंस वगैरह दे देती है उसकी सामान को यूज़ करने का, उसके ब्रांड वगैरह को यूज़ करने का या अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। इन्वेस्टमेंट स्टेज इसमें अल्टीमेट स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट होती है ना वो लिया सब्सिडरी वगैरह एस्टैब्लिश करके चलती है दूसरे देशों में, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अपने जो देश होता है ना उसमें ओपन लेस देके आते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं उनको हटा देती है, या मर्जर है ना एक्विजिशन को प्रमोट किया जाता है जब एक बिजनेस यूनिट दूसरे को एक्वायर कर लेती है। तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे मतलब एंट्री वगैरह ली जा सकती है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट स्टेज होती है। तो 3 स्टेज होते हैं, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ध्यान देके चलते हैं, फिर हम कोलैबोरेशन करते हैं अगर पैसे वगैरह की कमी हो, फिर इन्वेस्टमेंट स्टेज करते हैं ताकि हम वहाँ के चीप लेबर वगैरह का फ़ायदा उठा पाएँ, वहाँ के लोगों से अच्छे से फैमिली रोक पाएँ, क्योंकि एक बिजनेसमैन दूसरे देश का है तो उसे दूसरे देश में जो वो व्यापार करता है तो उसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती जितना वहाँ के लोगों को होती है, ठीक है। अब आते हैं 5 P's ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रॉक्सिमिटी, प्रेफरेंस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेन तो काम हमारा प्रोडक्ट का है। जो भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं प्रोडक्ट आते हैं। एक कंट्री क्या करती है? प्रोड्यूस करती है अपने सामान वगैरह को इतनी अच्छी, मतलब देखो कोई भी प्रोडक्ट है दूसरे देश के लोग आपका कब खरीदेंगे? जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, आपकी प्रोडक्ट में जो आपने मतलब जो भी क्वांटिटी वगैरह लगाई है वो फेयर हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसकी प्राइस वगैरह है वो सही हो, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट वगैरह ना आए, ठीक है, तभी हो सकता है। तो यही बोल रहा है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद सरप्लस प्रोडक्शन को दूसरी कंट्रीज में भेज दिया जाता है। प्राइस भी बहुत जरूरी होती है। जो प्राइस होता है ना प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करना चाहिए सोच समझ के। ये डिपेंड करता है भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या आती है, स्टोरेज कॉस्ट क्या आती है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये सब।
तो कहता है कि जो कॉस्ट होता है ना उसको रिड्यूस करके जो भी मैं मतलब दूसरे देशों के मार्केट है ना उसको कैप्चर कर सकते हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती है, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा होता है ना प्रोडक्ट का तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता गरीब देशों में। प्रॉक्सिमिटी होती है कि भाई आप कितनी इजीनेस से दूसरे देशों में अपनी सर्विस वगैरह दे सकते हो, सप्लाई कर सकते हो गुड्स वगैरह को, ठीक है। तो कहता है कि ड्यू टू डेवलपमेंट हो भाई आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम कितना डेवलप हो गया है, तो इसके लिए जो मतलब डिस्टेंस है ना एक से दूसरे देश में वो कम हो गई है, तो ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करके चलता है। प्रेफरेंसेस क्या होती है, कहता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो इन्जॉय करते हैं प्रेफरेंसेस, मतलब अलग अलग लोगों की अपनी लाइक्स होती है डिसलाइक्स होती हैं। अगर हम लोगों की लाइक्स वगैरह को डिसलाइक्स वगैरह को ध्यान में रख के फिर अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होती है, इमेज इंप्रूव होती है हमारे प्रोडक्ट वगैरह की, लोग ना हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मतलब प्रमोट करना अपने जो भी प्रोडक्ट वगैरह होता है, अपने जो भी सामान बनाया है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसमें हम अलग अलग मीडियम्स यूज़ करते हैं, लाइक एज एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज़ करते हैं, इंटरनेट मीडिया का, ये सब यूज़ करके चलते हैं, या सैटेलाइट वगैरह से थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट से अवेयर और उसे खरीदें। तो ये हमारे 5 P से प्रोडक्ट, प्राइस, प्रॉक्सिमिटी, प्रेफरेंस और प्रमोशन। अब बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम एक बिजनेस के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज। पहले तो कल्चरल, एक देश का जो कल्चर है ना वो दूसरे देश से डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टम है, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, अलग अलग आइडियोलॉजीज है, अलग अलग वर्किंग सिस्टम है, तो ये अफेक्ट करके चलता है। और आप देखोगे एक देश के अंदर भी ऐसा है, मतलब एक देश के अंदर ही बहुत सारी लैंग्वेज वगैरह बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर अपनाया जाता है, तो ये भी डिफरेंसेस क्रिएट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है ना अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा वो भी डिफरेंस क्रिएट करती है चलती है। जो लीगल सिस्टम अलग अलग नेशंस ने अडॉप्ट किया है ना, मतलब मेंटेन करते टाइम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है, हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन करके चलता है, जबकि यूएसए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मेंटेन करता है। जो फ्रांस एंड जर्मनी होता है वहाँ पे लॉ या जो कोर्ट वगैरह है ना वो डिसीजन लेता है, ना कि कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ऐसे बैलेंस शीट जैसे यूएसए में तो लिक्विड ऑर्डर में बनाई जाती है, यूरोपियन नेशन में ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाई जाती है, तो और जो एमएनसीज होती है वो कंसोलिडेटेड। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो कंपैरिजन करने में, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज का भी बैरियर है, 10,000 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वर्ल्ड वाइड, तो लगा लो कोई बिजनेस वहाँ कहीं पे एस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ के लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो क्या हम उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी लाइक डिसलाइक समझ में पाएंगे। कई बार तो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, स्पेलिंग का के कारण भी डिफरेंस है, जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रक बोलते हैं, कोई लोरी बोलता है, जिस किसी ने लोरी वर्ड ना सुना हो तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करके चलते हैं। छोटा सा अगर प्रोनाउंसिएशन को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है ना तो वो एक टाइप से कह दो बिजनेस के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आती है। कंट्रोल मोर कॉम्प्लेक्स, कहता है जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इतना बड़ा है, इतने देशों में फैला हुआ है कि उसको कंट्रोल करना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फेस टू फेस मीटिंग तो हो ही नहीं पाती। मान लिया आज के टाइम में इंटरनेट मीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आ गई, लेकिन वो इतना इफेक्टिव टूल नहीं होता कि हम कंट्रोल कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि जो वर्किंग स्टाइल वैल्यू सिस्टम वगैरह वो हम किसी से मिलकर उसे अच्छे से समझा सकते हैं। मोर रिस्क इन्वॉल्व, कहता है जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस से कंपेयर करके चलें तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जो बिजनेस यूनिट है वो दूसरे देशों में ऑपरेट करके चलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए सूटेबल हो। कल्चरल डायमेंशन, लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह है, आइडियोलॉजीज अलग है, गवर्नमेंट लगा लो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दे, क्योंकि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे देश में घुसपैठी हैं, ठीक है। तो ये सब भी होता है, दूसरे देश के एनवायरनमेंट को भी स्कैन करना मुश्किल होता है। फिर आता है डिफरेंट इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अलग अलग देशों के लोगों का जो कल्चर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फूड हैबिट है, वो भी क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है किसी भी प्रोडक्ट से वो भी अलग अलग होते हैं, तो ये भी क्या करके चलता है, डिफिकल्टी क्रिएट करके चलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी कब आती है, जब गवर्नमेंट अनस्टेबल हो, मतलब बार बार वो अपनी पॉलिसीज को बदले, कभी टैरिफ बैरियर्स को हाई कर दे, इंपोर्ट रेगुलेशंस लगा दे, इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह की जरूरत हो, या क्वांटिटी फिक्स कर दे इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, जो एक्सपोर्टिंग फर्म है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स वगैरह नहीं बना सकती। तो इस टाइप के जो भी बैरियर्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में, बिजनेस में एक प्रॉब्लम क्रिएट करके चलते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी होती है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाता है, मतलब कि भाई कोई भी काम करना है, आपको इतना एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कराओ, इससे अथॉरिटी से साइन कराओ, इससे परमिशन लो। तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे भाई जब भी दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं तो हमें उसको कस्टम क्लियर करवाना पड़ता है। तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जो एक्सचेंज रेट होता है दो नेशंस का वो कभी स्टैटिक नहीं रह सकता। जो वैल्यू होती है कंट्री की दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में वो बदलती रहती है, कभी तो बढ़ जाती है कभी
घट जाती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं कई बार अनफेवरेबल होते हैं, तो हमारे लिए अनसर्टेनिटी लेके आते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ मतलब जो होते हैं उनके द्वारा अपोज करना, मतलब उसका अगेंस्ट में खड़े हो जाना, उसका विरोध करना। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इंपोर्टिंग होस्ट नेशंस के, वो हमेशा ग्लोबल कंपनीज की एंट्री को अपोज करके चलते हैं हमारे खुद के देश में, मतलब डोमेस्टिक कंट्री में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, थ्रेट वगैरह क्रिएट होते हैं। तो ये भी कारण है इंटरनेशनल बिजनेस के डिफिकल्टी के। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल पायरेसी, मतलब टेक्नोलॉजी की चोरी वगैरह होना। अगर दूसरे देश में बिजनेस कर रही है कोई यूनिट और उसने अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाई हुई है, तो वहाँ पे चोरी हो जाए, लोग उसको कॉपी कर ले, डुप्लीकेट फॉरेन गुड्स वगैरह बना लेते, ये सब हो सकता है। अब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड वही, पहले तो ट्रेड का मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो ये हो सकता है जब लोग, भाई देखो ट्रेड दो प्रकार का हो सकता है, एक तो उसी देश में जिस देश में लोग रह रहे हैं सेम कंट्री में, और एक होता है दूसरे देशों के साथ, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, जो रेफर करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर नेशंस, जो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में होके चलता है। तो यही होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंट्री इतना सफिशिएंट नहीं होती उसके पास सारे रिसोर्सेज हो। तो जिस कंट्री के पास एक चीज़ की अबेंडेंस है उसके बाद दूसरी चीज़ की स्कैर्सिटी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकती है। बेसिस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड को डिटरमाइन करने का, इंटरनेशनल ट्रेड को समझने का? देखो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब कोई ना कोई बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेसमैन का, तो वो उसमें स्पेशलाइज हो सकता है। मतलब जैसे लगा लो एक देश का बिजनेसमैन है, वो ना कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से बनाता है, दूसरे देश का बिजनेसमैन है वो ना खाने पीने के प्रोडक्ट अच्छे बनाता है, तो एक स्पेशलाइजेशन हो गई। तो इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल जो स्पेशलाइजेशन हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलग अलग कंट्रीज होती है ना, वो स्पेशलाइज होती है प्रोड्यूस करने में गुड्स को, ठीक है, जिनका वो प्रोडक्ट स्पेशल रिसोर्स की हेल्प से करती हैं। जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हो मेनली तो भाई लेबर के डिवीजन से होता है। कहता है कि जो डिवीजन होता है लेबर का, वो भाई नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है, अराइज करता है फॉरेन ट्रेड को। तो जो ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये एक इनएविटेबल रिजल्ट होता है डिवीजन ऑफ लेबर का। तो देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं? नेचुरल एंडोमेंट, मतलब भाई जो नेचुरल जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं ना, वो भी इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का कारण होते हैं। जो भी रिसोर्सेज भाई, क्योंकि लगा लो कोई कंट्री है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह हैं, वो मतलब एक टाइप से नेचुरल है, तो वो उसे ज़्यादा जरूरत नहीं है दूसरे देशों से उसे मंगवाने वगैरह की। तो ये भी एक बेस क्रिएट करते वो उसमें स्पेशलाइज है, ठीक है। टेक्निकल नो हाउ, कहता है कि आज के टाइम में ना जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहते हैं उसमें टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है, जो एडवांस नेशन है वर्ल्ड के, वो जितने भी नेचुरल एंडोमेंट है उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। देखो टेक्निकल जो टेक्निक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जापान को हमने सुना हुआ कि कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल है, तो जो टेक्नोलॉजिकल सुपरिसिटी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब डिटरमाइन करने में इंटरनेशनल ट्रेड को। कोस्ट डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जैसे भाई एक प्रोडक्ट हमारे देश में बना, सेम प्रोडक्ट दूसरे देश में बना, लेकिन हम उसको 50 में बना पा रहे दूसरा देश 60 में, तो कोस्ट डिफरेंसेस आ गए ना। तो ये भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि कोई देश उसको कम लागत में बना पाए। मार्केटिंग फैक्टर, बहुत सारे आर्ट और सेल्समैनशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इंटरनेशनल कंज्यूमर को अफेक्ट करके चलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलर ब्रांड होते हैं उनको हर कोई खरीदना चाहता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर, कहता है कि हर कंट्री है ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई हर प्रकार का फैक्टर उसके पास अवेलेबल हो। कुछ फैक्टर होते हैं जो उनके पास अवेलेबल नहीं होते, जो दूसरे देशों के पास होते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। डिजायर टू कंज्यूम वेराइटी ऑफ गुड्स, कई बार देखो हम सेम चीज़ हमारे देश में बना रहे हैं लेकिन हम फिर भी उसको इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोग है ना उसको वैरायटी में कंज्यूम करना चाहते हैं। वैरायटी में मतलब भाई अलग फैशन की, ठीक है, अलग डिजाइन की, तो ये सब हो जाता है कि कई बार स्पेशलाइजेशन आ जाए। तो यही कारण है इंटरनेशनल ट्रेड के कि क्या क्या बेसिस होते हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर और कंज्यूम वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।